हेलो दोस्तों, मैं इस्लाम मोहम्मद एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्लाम जी के पर। कैसे हैं? तो अब तक हम पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र क्या होती है। आचार्य चाणक्य की पुस्तक आचार्य चाणक्य ने कहा कि राजनीति विज्ञान है का उसका ग्रंथ है, ठीक है। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने क्या कहा, जी.एम. किन्स ने क्या कहा, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के जनक हैं उन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें थी, ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में जो आई थी, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, अर्थशास्त्र की शाखाएं पढ़ी, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो में हमने पढ़ा है कि माइक्रो जो है एक छोटे स्तर पर एक व्यक्ति, एक घर, एक बाजार, छोटा सा एक दुकान, उन सब की जानकारी, ठीक है। और मैक्रो हमने क्या पढ़ा कि एक बहुत बड़े लेवल पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की जानकारी, बजट की जानकारी, वित्त कोषीय जानकारी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी पढ़ी। माइक्रो में कुछ परिभाषाएं आपको बताई गई थी, ठीक है। उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादक सिद्धांत और कीमत सिद्धांत, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उपभोक्ता सिद्धांत क्या होता है, एक व्यक्ति अपने घर की ज़रूरतें को कैसे उसमें अपनी आय को विभाजित करता है और खुश रहता है। उत्पादन सिद्धांत, उत्पादन सिद्धांत में हमने क्या बताया था कि व्यक्ति कितना अधिक से अधिक उत्पादन कर सके जिससे उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत में उन सब वस्तुओं की कीमत कैसे तय की जाती है, मौसम के आधार पर कीमत तय की जाती है, ज़रूरत के आधार पर कीमत तय की जाती है। जैसे कहते हैं कि गर्मियों में फ्रिज कूलर और सर्दियों में ऊनी कपड़े, तो मौसम के आधार पर भी कीमत तय की जाती है। इन सब चीज़ों को पढ़ा हमने। जी.एम. किन्स का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, जो रोजगार सिद्धांत पर कार्य करता है। जी.एम. किन्स का रोजगार सिद्धांत, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कहलाए ये, ठीक है। जी.एम. किन्स थे, उनको प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण सरकार की भूमिका उत्पादन के संसाधनों पर, ठीक है, इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसका वर्गीकरण। ज़्यादातर लोग तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें दो जो है बदल जाती हैं, जिसमें आपका पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि ये सिर्फ केवल लाभ के लिए कार्य करती है। हाँ, इनको सिर्फ मतलब होता है कि हमें इनकम होनी चाहिए और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब प्राइवेट कंपनियां, निजी स्वामित्व, इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही जो अर्थव्यवस्था होती है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है। ध्यान रखना, इस चीज़ को याद करना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें सरकार का बाजार पर बहुत ही कम, न्यूनतम नियंत्रण होता है, इसलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है। समझ रहे, फ्लो ऑफ रिसोर्स, फ्री फ्लो होता है, फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेस इज फाउंड। इसमें सरकार का बहुत ही कम स्वामित्व पाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, जो 6 विशेषताएं हैं इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। अधिकतम लाभ उद्देश्य, मैक्सिमम प्रॉफिट, इनका उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन, ठीक है। ऑपरेशन बाय मार्केट कंट्रोल सिस्टम, सरकार का स्वामित्व नहीं लेकिन मार्केट कंट्रोल सिस्टम, कैसे उसका प्रयोग करना है। प्रतियोगिता की उपस्थिति या स्थिति, मांग और पूर्ति का महत्व, वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता, मतलब वस्तु एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता से क्या मतलब है, ठीक है, उनकी अधिक से अधिक जो चीज़ें हैं जो दे रहे हैं उनमें अच्छे गुण वाली वस्तुएं होनी चाहिए। और विकेंद्रीकृत व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रल का कोई रोल नहीं होता। ये व्यवस्थाएं जितनी भी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं सारी की सारी यूएसए, जापान, फ्रांस, इटली, अपने देश में लागू नहीं होती। भारत में इस अर्थव्यवस्था का कोई रोल या कोई महत्व नहीं है, ठीक है। दूसरी अर्थव्यवस्था आ जाती है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व
पाया जाता है, ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें सरकार की भागीदारी होती है, साफ साफ लिखा है सरकारी स्वामित्व पाया जाता है, ठीक है। राज्य सरकार की इसकी अर्थव्यवस्था की अवधारणा कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो दास कैपिटल मैंने कल लिखवाई थी, उसी में इसकी अवधारणा क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट डाल लीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ ऑल सिटीजन्स, समझे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सामाजिक अर्थव्यवस्था में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। 1927 में रसिया द्वारा विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लागू किया गया था, जो 1927 से 32 तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, विश्व की प्रथम पंचवर्षीय, भारत की नहीं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन ये विश्व की पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना रसिया के द्वारा लागू हुई थी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रसिया, सोवियत रूस कहा जाता था जिससे पहले, वहाँ पर लागू होती है, हमारे यहाँ लागू नहीं होती। हमारा देश इसलिए तो पिछड़ा है, वो इन्हीं पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करते हैं। दूसरी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता, कार्य एवं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल दिया जाता है। चीन हमसे आगे क्यों है? इसलिए तो चाइना हमसे आगे है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होती है, उस क्षमता और उसकी ज़रूरत के अनुसार ही उस व्यक्ति को सभी चीज़ों का वितरण किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार कहती है सबको दो, समान डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वलिटी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो भी 50 किलो और अगर गरीब है तो भी 50 किलो, ठीक है। और वहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से ही उसके खर्चों, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे सैलरी भी दी जाती है, उसे बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसलिए चाइना हमसे आगे है और चाइना में ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी लागू की जाती है। इसकी समानताएं या विशेषताएं देख लीजिए। सेंट्रलाइज सिस्टम, ये केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल में रहती है, ठीक है। संचालन के लिए एक प्रशासनिक ढांचा कार्यरत, एक कमेटी गठित होती है जो इन सब चीज़ों को संचालन और सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। न्याय दंड विधि का संचालन, कंडक्ट बाय जस्टिस पनिशमेंट मेथड, अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी होता है तो उसके लिए न्याय दंड विधि का संचालन व्यवस्था होती है। अधिकतम कल्याण का उद्देश्य, पर्पज होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण किया जाए, समाज का हित किया जाए। वर्ग संगति की समाप्ति, एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल, किसी भी जाति या जनजाति को एक प्रॉपर वे में नहीं देखा जाता, सभी को समान देखा जाता है, ठीक। अगली हेडिंग दूसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये हमारे इंडिया में लागू होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व पाए जाते हैं, सरकार की भागीदारी भी होती है और प्राइवेट कंपनियों की भी भागीदारी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। सरकार का काम होता है नीति बनाना और प्राइवेट कंपनियों का काम होता है उसे लागू करना। इसकी विशेषताएं, आर्थिक नियोजन, नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। सरकार की नियामक के रूप में भूमिका, मतलब सरकार जो भी नीतियां बनाना है, जो भी चीज़ें बनानी है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं करना है, क्या नियम होंगे, वो सब सरकार बनाएगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मनुष्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है कंपनी को कि उसको लागू करे और उसको उसका पालन करे, ठीक। आगे आ जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये हम सभी जानते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में सब पढ़ते रहते हैं और किसी को इकोनॉमिक्स आती हो ना आती हो, उसे ये जरूर आता है कि अर्थव्यवस्था के सेक्टर क्या होते हैं, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, कितने सेक्टर होते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल लोग 3 सेक्टर ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना 5 सेक्टर होते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन के लिए से सर्वप्रथम पहले 3 क्षेत्रों में ही बांटा गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर आप सीधे कह सकते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सारे सेक्टर, जमीन से जुड़े हुए सारे सेक्टर, उत्पादन की पहली चीज़ जिससे उत्पादन होता है वो सब प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था के वह क्षेत्र जहाँ
प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, वो प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। सीधे पर्यावरण के संपर्क में जो आते हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, सारे इसे हम रेड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। आगे आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, भवन, स्मारक, मॉल, स्थायी संपत्ति का जो निर्माण होता है, सभी सेकेंडरी। विनिर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, किसी वस्तु का निर्माण, रोटी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, कार। अगर रोटी की बात करें तो गेहूँ वो आ जाएगा, वो हमारा डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर। लेकिन गेहूं का रोटी बनाया गया वो सेकेंडरी सेक्टर। गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट नहीं होगा, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी माना जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर उसके टूल्स हैं जिनसे वो बनाई जाती है, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होकर जो आती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में दो श्रमिक, कुशल, अकुशल, स्किल एंड नॉन स्किल। स्किल को व्हाइट कॉलर जॉब और नॉन स्किल को ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, और प्राइमरी सेक्टर वालों को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। अब आता है टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं सारी तृतीयक क्षेत्र कहलाती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बिजनेस, कम्युनिटी साइंसेस, जितने भी होते हैं सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं, टर्सरी सेक्टर। अन्य क्षेत्र देखो मैं बताता हूँ आपको, चौथा और पांचवा क्या होता है, ठीक है। चौथा होता है बौद्धिक गतिविधियों से लिप्त क्षेत्र, शिक्षा, एजुकेशन, गवर्नमेंट, लाइब्रेरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितने भी होते हैं सारे के सारे चतुर्थक क्षेत्र कहलाते हैं। और पंचम क्षेत्र जो होते हैं उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थान, आयोग, कमेटी, गैर लाभकारी संस्थान, ये सारे के सारे पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। अर्थव्यवस्था के हमने पढ़ा प्रकार क्या होते हैं, सरकार की भूमिका क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर हमने पढ़ा अर्थशास्त्र के क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी क्षेत्र, और अन्य क्षेत्र पढ़ा चतुर्थ एंड पंचम क्षेत्र, ठीक है। इस तरीके से अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। मैंने फिर कहा कि ये एक समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं। अगर आप रटेंगे तो आप कभी भी इकोनॉमिक्स को नहीं सीख सकते, ठीक है। समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं 10 बार इस चीज़ को पढ़िए, सब समझ में आता जाएगा। और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। ये इतनी किताबों से छांट के लिखा हुआ सब्जेक्ट है ना, मैटर है ना, आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाना, एक एक चीज़ को 4-4 किताबों से ढूंढ के लिखा हुआ है मैंने, पढ़ा है मैंने, तब जाके मैंने ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, आराम से पढ़िए और इसी वे में पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का देख लीजिए। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।